हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सी-टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह परीक्षा तिथि 4 फरवरी 2023 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विकास निरंतर रूप से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। यहाँ पर पूछा है कि क्या सही नहीं है। तो विकास बच्चे विभिन्न दरों पर सीखते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है ना? तो ये क्रमिक ही होता है, ये भी सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारक है, एकमात्र कारक है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत ही पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है, ना कि सिर्फ आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण होता है। विकास निरंतर रूप से होता है, तो ये बात भी सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का सामाजिक क्रियात्मक, शारीरिक क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के पूर्व में भी प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास का किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड से रिलेट कर रहा है, हमें तर्क करने की, सोचने समझने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक ये नहीं होगा दोस्तों, शारीरिक से शारीरिक विकास होता है। संवेगात्मक ये तो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है कौन? समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन है। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है ना। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा, है ना। तो ये बात हमारी गलत है, क्योंकि बच्चे समाज में अपने परिवार से और स्कूल से भी सीखते हैं, तो कौशल, मूल्य, रीतियाँ ग्रहण करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण जो है वो हायरार्किकल होता है, ना कि सरल होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हमारी गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों कुछ गलत बता रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, यानी कि समस्या समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। संतुलन में, इक्विलिब्रियम में, आत्मसातीकरण में, समंजन में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में जो बच्चा होता है वह समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए
समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाज 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, क्रिया सर्वेक्षण, अन्वेषण, सक्रिय अन्वेषण गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो कि किसी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देता है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो वो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण में आता है? यानी कि संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें किस चरण में परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच आती है? तो संवेदीगामक अवस्था नहीं होगा, ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होती है। ठीक है, यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक हमारा सही हो जाएगा। ये जो होती है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे को परिकल्पनात्मक सोच यानी कि वो इमेजिनेशन कर लेता है और निगमनात्मक तर्क यानी कि नियमों को समझने लगता है। यहाँ पर हमारा 5 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं: संवेदी प्रेरक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको हमने बता रखा है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक में हो जाएगा, क्योंकि इसी में बच्चा अनैच्छिक क्रियाओं के बाद फिर से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की प्रक्रिया अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह तक के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती हैं, एक दूसरे के साथ समन्वित होती हैं। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन अंतर में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहती है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखिता, दोस्तों इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चे वो काम करते हैं और दंड और पुरस्कार से बचने के लिए। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, दोस्तों इसमें ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी टिफ़िन शेयर करते हैं कि तुम शेयर करोगी तो मैं भी अपनी शेयर, मतलब अपनी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज होता है यहाँ पर। अच्छा लड़का अच्छा लड़के विन्यास, इसमें ये होता है बच्चे अच्छा दिखने, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कानून और व्यवस्था अभिमुखता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे नैतिक तर्क लेना शुरू कर देते हैं और कानूनों को भी मानने लगते हैं, है ना। चलिए, हेंज की दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता स्तर पर बच्चे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, क्योंकि यहाँ पर कानून और व्यवस्था अभिमुखता में ये होगा कि कानून को नहीं तोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि उन्हें पैसा चुरा लेना चाहिए, यानी कि नियमों का उल्लंघन कर लेना चाहिए। तो ये बात आएगी हमारी यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है?
मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वायगोत्स्की सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। दोस्तों बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ स्मरण बाल केंद्रित शिक्षा में लागू नहीं होना चाहिए। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही करेक्ट है, क्योंकि खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। अगर हम लोग किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो उसका हम लोग व्याख्यान करते हैं, तो ये बात बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी। फोर्थ ऑप्शन है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, यानी कि कौन से गलत काम को हम लोग सुधारना है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्ति, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षक को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में विचारों का अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में विभिन्न निहित स्तर होता है। तो यहाँ पर सही होगी, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया है कि हर व्यक्तियों में, हर बच्चे में बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इन्होंने अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को सूचना को समाहित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था के समस्याओं को हल करने तथा सांस्कृतिक मूल्यों के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में विभाजित किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।